स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग को लास्ट चीज़ें कुछ पढ़नी है, उसके बारे में पढ़ते हैं और आज ख़त्म करते हैं इसको। बायोलॉजी में हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, यानी वाटर पोल्यूशन वगैरह देख लिया था, और उसके बाद जो एयर पोल्यूशन है वो भी देख लिया था, ठीक है। अब एक लास्ट पोल्यूशन देख लेते हैं, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। हाँ, नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एंड तुझे सुनाई दे रहा है, तो जो आम बोलचाल की भाषा होती है उससे जो साउंड जनरेट होता है, तो वो, अच्छा, ये बताऊँ उससे पहले ये समझ कि साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक है। साउंड को मेजर किस में करते हैं? मेजर किया जाता है डेसिबल। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं डीबी, ठीक है, डीबी। तो हम जब नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा रहती है जिसमें हम एक दूसरे को बात कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसकी जो डेसिबल रहती है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल साउंड कहते हैं, या नॉइस, नहीं, साउंड की अगर हम बात करें, नॉर्मल साउंड की बात करें, तो वो रहता है 30 से 40 डेसिबल के बीच में, 30 से 40 डेसिबल के बीच में। लेकिन जब ये डेसिबल जो है 80 से 90 के बीच में चला जाए, ठीक है, 80 से 90 के बीच में चला जाए, तो उसे हम नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं ना। क्लास में टीचर बोल के क्या जाती है, ए मैं जा रही हूँ, शोर मत मत चला तुम लोग, ठीक है। तो नॉइस किसे कहेंगे? नॉइस जब ये आवाज़ 80 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाए, 80 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शोर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आवाज़ 90 डेसिबल को क्रॉस करती है, वो जनरेट करती है नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन किसे कहेंगे? जब आवाज़, साउंड साउंड जो है वो ग्रेटर हो जाए 90 डेसिबल से, ठीक है। 90 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाए आवाज़, तो उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। यानी जो हमारे आसपास की जो गाड़ियाँ रहती हैं, पी पो पा करती है, क्या रहती है, वो नॉइस पोल्यूशन करती है। कोई इंडस्ट्री है, धक 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 चल रहा है, क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन करता है। एरोप्लेन गया भौं, ट्रेन है पौं, क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन करता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन और सॉइल या वाटर पोल्यूशन की तरह परमानेंट नहीं होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। तेरे पास से जब तक गाड़ी गुजरेगी तभी तक वहाँ पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्री कोई है, जब तक चल रही होगी तभी तक वो पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्री बंद, नॉइस पोल्यूशन बंद, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉइस पोल्यूशन होता है ये टेम्पररी होता है कि नहीं? हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पररी पोल्यूशन, टेम्पोरेरी पोल्यूशन। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देख, क्या होता है कि जो सड़क होती है, जैसे रोड हो गया, रोड पर क्या चलती है, गाड़ियाँ वगैरह, हाईवे वगैरह पे गाड़ियाँ चलती है, तो कई लेन रहते हैं, ठीक है। और तूने देखा होगा कि इसके बीच में क्या किया जाती है, गार्डनिंग वगैरह कर दिया जाता है ना, पेड़ पौधे, प्लांट्स लगाए जाते हैं, प्लांटिंग कर दी जाती है, जो बीच का बैरीगेट होता है, ठीक है।
हाँ, ताकि जब ये गाड़ियाँ आए जब इनसे पों पा पी की आवाज़ आए या इनका लाइट वगैरह रात के समय में इनसे जो लाइट निकले, वो उस लाइट को ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं वो क्या कर ले, रोक ले, और जो नॉइस निकलती है उस नॉइस को ये झाड़ियाँ क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? ये नॉइस को ये झाड़ियाँ क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि झाड़ियों का जो कलर होता है ग्रीन होता है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर इन साउंड वगैरह को क्या करती हैं, रोक देती हैं, इसलिए इन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं। बात समझ में? हाँ, तो कहेगा कि ग्रीन मफलर क्या होता है, क्या होता है? ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर जो रोड के किनारे या बैरिकेड्स में जो प्लांटेशन किया जाता है, उसे जो ट्री लगाया जाता है उसे हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। वो कहेगा कि इसका क्या पर्पस होता है, तो ये रात के समय में लाइट को अपोजिट गाड़ियों पर, जैसे कि इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो इसकी लाइट इस पर ना पड़े और इसकी लाइट इस पर ना पड़े उनसे, ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो एक्सीडेंट से बचाता है। और दिन के समय जब गाड़ियाँ पों पा पी ट्रैफिक वगैरह लग जाता है, तो उनकी आवाज़ को क्या कर सके वो लोग, कैंसल आउट कर सके, थोड़ी मात्रा में नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है, तो ये होता है इसमें। तो ग्रीन मफलर किसे कहते हैं, ट्रीज या प्लांटेशन एट द कॉर्नर ऑफ रोड्स, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कहाँ पे, एट कॉर्नर रोड्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं, है ना। ठंडी के समय में गांव में लोग अपने कान को ढकने के लिए एक मफलर का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? हाँ, और जो गाड़ियाँ हो, जो टू व्हीलर होते हैं, टू व्हीलर का जो साइलेंसर होता है ना, साइलेंसर, हाँ, तो यहाँ पर भी ना क्या किया जाता है कि एक नॉइस कैंसिलेशन एक पोर्शन लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग मफलर कहते हैं, ताकि इससे आवाज़ कम निकले। और कुछ लोग, जो आजकल के जनरेशन के लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये मफलर को निकलवा देते हैं, और इसमें एक धक 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 करने वाला, जो कि एक एक्स्ट्रा नॉइस क्रिएट करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगवा देते हैं। ठीक है। यूपी वगैरह में इसका बहुत बैन है। यूपी में पकड़ते हैं ना, अगर कोई ऐसा लगवाया रहता है तो उसको पकड़ के उसका साइलेंसर निकलवा के रख करके उस पर बुलडोजर चलवा देते हैं, जा। तूने वीडियोस देखा होगा कई सारे। ठीक है, तो वो सब नॉइस पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। इतना क्लियर हुआ नॉइस पोल्यूशन के बारे में। ग्रीन मफलर क्या होता है समझ में आ गया। कहेगा कि नॉइस को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यूनिट यूनिट, डेसिबल का यूज किया जाता है ना। जैसे अगर तुझे कपड़ा मेजर करना है तो कैसे मेजर करेगी? अच्छा, कहेगी मुझे 2 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। तू कपड़ा लेने जाती है तो सेंटीमीटर में लेती है, मीटर में लेती है ना। तो हाँ, वैसे बता ना, जो लोकल पूछ रहा हूँ लोकल ही बता। ठीक है। ओके, तो ऐसे ही नॉइस को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, ए वर्ड ये सुना है वर्ड? हाँ, ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। कार्बन फुटप्रिंट, देख क्या होता है कि
एनवायरनमेंट में ना जितनी भी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। बात समझ में आया क्या? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? है। वाटर वेपर है कि नहीं है? है। मीथेन है कि नहीं है? है। तो ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो कहेगा कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? तो वो गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, ऑल गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर वेपर, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। ठीक है, मीथेन वो मिथाइल लिखते CH4 मीथेन। ठीक है, बता नेचुरल गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। ठीक है, याद रखना है। ये कहाँ से निकलता है? तो जो दलदली एरिया है वहाँ से निकल जाएगा। जो पैडी होता है ना, पैडी धान की जो कटाई होती है तो धान की जड़ों में होता है ये मीथेन, वहाँ से निकलता है। धान के खेतों में से यही निकलता है, मीथेन निकलता है। तो गोबर गैस होता है, गोबर गैस वगैरह से यही निकलता है। तो मीथेन हर बहुत जगह से तुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे नेचुरल गैस कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब तीसरी चीज समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर क्योटो में 1997 में एक जो कि समिट बैठी। देख पहले समझ, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, जैसे कि भारत में अगर कोई विदेशी आ रहा है तो वो विदेशी कौन आ रहा है? कि किसी देश का प्रेसिडेंट आ रहा है, कि किसी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, कि एनवॉय आ रहा है, कोई भी आएगा तो इस देश का प्रोटोकॉल होता है कि उससे कौन मिलने जाएगा। तूने देखते होगी कि किसी किसी देश के जब पीएम आते हैं तो उसकी वो करने के लिए, वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, है ना? तो ये उस यहाँ का हमारा प्रोटोकॉल है, उनका पीएम का प्रोटोकॉल है कि उन्हें जाना है तो वो जाएंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा आदमी आता है, जैसे कि कोई फॉरेन मिनिस्टर आया, तो फॉरेन मिनिस्टर से मिलने प्रधानमंत्री को जाना ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे अभी तूने रिसेंटली में सुना होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आया था भारत में, वो चाहता था कि मोदी जी से मिले, मोदी जी नहीं मिले। जयशंकर जी से मिले, जयशंकर रक्षा मंत्री से मिले हमारे अजीत डोभाल से, वो लोग नहीं मिले, है कि नहीं? तो कौन? हाँ हाँ, क्योंकि लेवल लेवल से लेवल ही मिलता है ना। अभी सैनिक है तो सैनिक से सैनिक ही लड़ेगा। ठीक है, हम लोग सैनिक जो कि राजा को जाकर के या अपने ऊपर के लोगों को जाकर के ऑर्डर नहीं दे सकता है। अगर कोई राजा रहेगा तो वो दूसरे देश के राजा को ही ऑर्डर देगा। कोई प्रधानमंत्री है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री से ही बात करेगा। ठीक है, हाँ, तो ये प्रोटोकॉल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी देश से हमें बहुत अच्छे रिलेशन निभाना है, ठीक है, और जैसे कि मान लें कि बांग्लादेश से शेख हसीना आई, शेख हसीना तो शेख हसीना है ठीक है, अब
वो शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री है, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मतलब पी मोदी साहब है, उनको जाना चाहिए कि ठीक है जाके आप वेलकम कीजिए। लेकिन उनकी जगह कौन चले गए, हमारे प्रेसिडेंट साहब चले गए कि नहीं नहीं हम जइबो, हम उनका वेलकम करेंगे। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट का तो प्रोटोकॉल था नहीं कि मतलब कि तुम वहाँ जाओ, तो प्रेसिडेंट ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का कहने का मतलब समझ में आया, हर एक चीज का अपना अपना नियम कानून होता है। ठीक है, हाँ तो क्वेटो में जो है एक ये समिट हुआ। ठीक है, 1997 में, जिसे कहा गया क्वेटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो की स्पेलिंग सही लिखा है क्या मैंने? अरे हाँ सही है, तब ठीक है। क्वेटो में जो कि ये हुआ था, एक समिट हुआ था जिसे कहा गया क्वेटो प्रोटोकॉल। तो क्वेटो कहाँ है, जापान में, जापान का शहर है क्वेटो। और 1997 में एक समिट हुई जिसे कहा गया क्वेटो प्रोटोकॉल। और इसमें अब प्रोटोकॉल है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें कई सारे नियम कानून को बनाया गया। ठीक है, इस प्रोटोकॉल का जो मेन एजेंडा था, जो मेन एम था कि किसी भी तरीके से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इस क्वेटो प्रोटोकॉल का एम क्या था कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। अब तुझे समझ में आ गया होगा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। हाँ तो, हाँ तो बीच में मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने यही कहा कि जो क्वेटो है, क्वेटो जापान का एक शहर है, वहाँ पर 1997 में एक बैठक हुई, समिट हुई, और उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ नियम कानून बनाए गए। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो एम था कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना। इतना क्लियर हुआ? हाँ, और यहीं पर पहली बार एक कंसेप्ट को उठाया गया जिसे कहा गया कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है, तो जैसे सपोज कर कि उसमें नियम बनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल में कि जैसे ये देश है इंडिया, ठीक है, ये देश है चाइना, और यहाँ है ये भूटान। ठीक है, भूटान। इंडिया को परमिट किया गया कि आप एक साल में मान लो कि 100 टन क्या करोगे, कार्बन जनरेट कर सकते हो, कार्बन जनरेट कर सकते हो। और चाइना को कहा गया कि आप एक साल में 200 टन कार्बन जनरेट कर सकते हो। भूटान को कहा गया कि आप एक साल में 50 टन कार्बन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे कि ये क्या चल रहा है 2022, ठीक है, 2022, और 2022 से लेकर के 2023 का ये टारगेट इन लोग को दिया गया कि आप इस साल इतना इतना क्या कर सकते हो, कार्बन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब 2023 खत्म हुआ तो देखा गया कि भारत ने ना जो है कितना जनरेट किया, 110 टन कार्बन जनरेट किया। ठीक है, भूटान ने जो है 200 जो है 20 टन जो कि कार्बन जनरेट किया, अरे चाइना ने, और भूटान ने जो है 30 टन ही कार्बन जनरेट किया। ठीक है, तो भूटान का टारगेट था 50 टन दिया गया था कि तुम 50 टन तक क्या कर सकते थे, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन भूटान ने 30 ही टन जनरेट किया। अभी भूटान के पास 20 टन जनरेट करने का क्रेडिट पड़ा हुआ है।
क्रेडिट पड़ा हुआ है। और इन भारत ने 10 टन एक्स्ट्रा जनरेट किया है और चाइना ने 20 टन एक्स्ट्रा जनरेट किया है ना। तो अब क्या होगा, ये जो 20 टन एक्स्ट्रा जनरेट किया है, या तो इस 20 टन के बदले चाइना क्या करे, जो समिट बनाई गई है, जो ग्रुप बनाया गया है, उसको पैसे दे, ठीक है। भूटान को नहीं, तू समझ, जो समिट प्रोटोकॉल बनाया गया ना, ये क्वेटो में, ठीक है। हाँ, वहाँ तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी तो रहेगी ना उसको देख रेख करने के लिए, कि भाई कौन कितना जनरेट कर रहा है, कौन कितना जनरेट नहीं कर रहा है। तो या तो तुम 20 टन जो एक्स्ट्रा किए हो इसको पैसे दो, या तो तुम क्या कर सकते हो, इस 20 टन जो एक्स्ट्रा है उसमें से इस भूटान से वो खरीद लो पैसे दे करके, ठीक है। क्योंकि भूटान के पास अभी 20 टन का क्रेडिट है, तो तुम भूटान में अपने एक्स्ट्रा 20 टन का इन्वेस्टमेंट कर दो, खरीद लो, यहाँ पे भूटान से खरीद दो। या तो तुम क्या कर सकते हो कि किसी दूसरे कंट्री में, जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, वहाँ पर जा कर के तुम क्या करो, प्लांटेशन कर दो उतना ही, जितना कि 20 टन जैसे तुमने कार्बन एक्स्ट्रा किया है, तो उतना प्लांट लगाओ जितना कि वो प्लांट 20 टन जो कार्बन हो उसको सक कर सके। बात समझ में? तो चाइना या इंडिया के पास दो रास्ते थे, या तो वो भूटान को उतना पैसा दे करके इसका जो 20 टन का क्रेडिट था वो ले लेते हैं, ठीक है। या तो फिर तुम, जैसे कि चाइना ने 20 टन एक्स्ट्रा किया था, तो 20 टन के बदले किसी दूसरे देश में क्या करें, वो प्लांटिंग कर दें, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका पैसा दे दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मली लोग पैसा नहीं देते हैं, नॉर्मली ये देखते हैं कि जो देश कम यूज किया है अपने कार्बन का उसको लोग पैसा दे देते हैं और उससे वो क्रेडिट खरीद लेते हैं। तो इससे दूसरा जो देश है उसको इकोनॉमी जनरेट हो जाती है, पैसा मिल जाता है, और जो बड़ा देश है वो अपने कार्बन का अधिक इस्तेमाल कर पाता है। अब किसी भी देश में अधिक कार्बन जनरेट होने का मतलब क्या होता है समझती हैं? किसी देश में अगर अधिक कार्बन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब उस देश में अधिक इंडस्ट्री यूज हो रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है। कार्बन कहाँ से निकलेगा? इंडस्ट्री से ही निकलेगा ना। हाँ, तो जिस देश में जितना अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जितना अधिक कंपनियां लगती हैं, उतना अधिक कार्बन जनरेट होता है। तो अगर देखो कि किसी देश में कार्बन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो ये समझ जाओगी कि उस देश में उतना अधिक इंडस्ट्री लग रही है, उतना अधिक रोजगार बढ़ रहा है। बात समझ में आया? हाँ, तो ये कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट समझ में आया, कार्बन क्रेडिट किस तरीके से काम करता है। ओके, कार्बन क्रेडिट को पहली बार कहाँ पर वो हुआ था, मतलब कि उसको कंसेप्ट को लाया गया था? जापान में। इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। कौन सा 3 हो गया, 4? इसको रहने दूं कि हटा दूं यहाँ से स्लाइड में से? हटा दो ना, समझ में आ गया ना, बस उतना बहुत है, ठीक है। कि क्यों फालतू का वो कचरा करके क्या मतलब है। भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस एक्सीडेंट या एक्सीडेंट, इसे भारत सरकार एक्सीडेंट नहीं ट्रेजेडी कहती है, ट्रेजेडी। वो अभी मैं तेरे को इसकी स्टोरी समझाता हूँ, देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। देख, भोपाल गैस में मतलब भोपाल में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड।
कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। इसके मालिक जो थे उसका नाम था रिचर्ड एंडरसन। रिचर्ड एंडरसन। देखो उसका फोटो दिखता है क्या? यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी है, इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। यूनियन के ओनर यूनियन कार्बाइड गैस। ओनर का कुछ दिखाया है क्या? नहीं दिखाया। 2010 में प्रोटेक्शन 1984 भोपाल डिजास्टर के बारे में। ठीक है। रिच यूनियन कार्बाइड ओनर कार्बाइड ओनर। अरे ये क्या है? DOW केमिकल कंपनी। वॉरेन एंडरसन अमेरिकन बिजनेसमैन। वॉरेन एंडरसन वाज अमेरिकन बिजनेसमैन। ये था वॉरेन एंडरसन। मैंने रिचर्ड एंडरसन बता दिया, ये बंदा है। रिचर्ड वॉरेन। और ये थी यूनियन कार्बाइड। अब देख समझ कि ये वॉरेन एंडरसन की कंपनी, मतलब कि सीईओ था कसका यूनियन कार्बाइड का। यूनियन कार्बाइड जो थी केमिकल कंपनी थी, और ये ना कीट मारने वाली दवा बनाती थी, इंसेक्टिसाइड्स जिसे कहते हैं। प्रोडक्शन किसका करती थी? इंसेक्टिसाइड्स का। इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करती थी। अब कैसा था कि इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन करने के लिए ना मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का इस्तेमाल किया जाता था। केमिकल जो होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो उसको समझ ऐसे कि जैसे ये मैं तुझे बताता हूँ कि ये एक गैस चैम्बर है। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का कंटेनर है, ठीक है। इसमें भरा हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। इसका खासियत मतलब कि बुरी चीज़ क्या है कि ये ना पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है, H2O के साथ।
अगर इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट में पानी गिर गया तो ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब बता, जब इसको बनाया जा रहा था इस कंपनी को ना, तो यहाँ के जो इंजीनियर थे गधे लोग, ये इसके ऊपर से ही पानी की पाइप ले गए थे। ठीक है, इसके ऊपर से क्या ले गए थे, पानी की पाइप। अरे यार, वाटर सप्लाई था यहाँ से और फिर वहाँ गया था। तो क्या हुआ कि इसके बारे में इन जो कंपनी के वर्कर्स थे उन लोगों ने बताया कि देखो, इसके ऊपर से जो पानी की पाइप गई है ना, ये लीक कर रही है। ठीक है, और तुम ले जा रहे हो, पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है कि ये कभी भी क्या हो सकती है, लीकेज करके इस कंटेनर में पानी गिर सकता है। तो जो वो लोग इंजीनियर थे वो गधे कहते हैं कि इतने जल्दी थोड़ी जो कि वो जो लीक करने लगा, हर साल चेक नहीं होगा क्या। बोले ठीक है, लेकिन इसके मेंटेनेंस को देखा नहीं गया और धीरे धीरे पानी लीक करते करते यहाँ का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो कंटेनर था, डब्बा था, उसमें रिसने लगा। ठीक है, क्या होने लगा, उस कंटेनर में गिरने लगा। बात समझ में आई? हाँ, मैं ये वाले को उड़ा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि H2O क्या है। यहाँ से ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ H2O, पानी के साथ बहुत रिएक्ट करता है। और क्या हुआ कि जब ये पानी की बूंदें इस मिथाइल आइसोसाइनेट के कंटेनर में गई, ये मिथाइल आइसोसाइनेट का कंटेनर ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ तो जितनी गैसें थी मिथाइल आइसोसाइनेट वाली, वो हवा में फैल गई। इसका खासियत ये था कि ये कलरलेस था, ऑर्डरलेस था। ठीक है, और आसपास के एरिया में 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के एरिया में लोग रात को सोए थे और सोए ही रह गए। मौतें शुरू हुई जैसे 3-4 घंटे बाद। जैसे जैसे गैस फैलते गया, लोग नींद में हैं, सांस लेंगे और उनकी सांस में फेफड़े में जा जा कर के ये गैस क्या बन गई, उन्हें उनके फेफड़े को गला दिया। ठीक है, और हजारों लोगों की मौत हुई थी इसमें, हजारों लोगों की। लेकिन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने इसको अनदेखा कर दिया, भारत की गवर्नमेंट ने खुद ने। ठीक है, भारत की गवर्नमेंट ने इसे अनदेखा कर दिया। बाद में लोग जब प्रोटेस्ट करने लगे तो गवर्नमेंट ने आंकड़ा बताया कि 100 से 200 लोगों की मौत हुई है खाली, बाकी कोई उतना बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तब हाँ, मैं अभी डेट बता रहा हूँ सब। ठीक है, तो ये देख, रात थी जो है 3 दिसंबर 1984 की रात थी, और ये घटना भोर में हुई तो 4 दिसंबर 1984। ठीक है, 4 दिसंबर 1984 इंसिडेंट जो कहा गया वो 4 दिसंबर 1984 में। ठीक है, 4 दिसंबर 1984 में रात में, मतलब कि भोर के समय में सब सो रहे थे, सबके घरों में ये भोपाल जो मिथाइल आइसोसाइनेट था, मिथाइल आइसोसाइनेट गया और लोगों की जानें चली गई। बात समझ में आया? ये मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट किया, ये जहर का काम करने लगा पूरी तरीके से। जहरीला तो वैसे भी होता था, लेकिन पानी के साथ काम करते ही ये पूरी तरीके से बॉयल हो गया। और बॉयल होने के बाद ना, जैसे बॉयल होता है तो वेपर की तरह नहीं निकलता है, उस तरीके से निकलने लगा और निकल करके पूरी हवा में फैल गया। ऐसा नहीं? तो इस आनन फानन में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट के अदर कंटेनर्स हैं उसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर लिया जाए, यानी इंसेक्टिसाइड बना करके।
ठीक है। लेकिन वहाँ के आसपास के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने भारी प्रोटेस्ट किया और फिर वो लोग जो कंपनी के ओनर थे और जो सब थे वो वैसे ही कंपनी को छोड़ छाड़ के भाग गए। एंडरसन चला गया अमेरिका, ठीक है, और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और भारत में आज भी इसके खिलाफ केस चलता है। जिस सुप्रीम कोर्ट का या किसका है तो वर्डिक्ट था, उनका कहना था कि ये एंडरसन मर गया तो क्या हुआ, हम इस पे फिर भी केस चलाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ऐसे ऐसे एक नमूने पड़े रहते हैं यहाँ पे। हाँ, वही बात। कुछ कुछ जो सही बात है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हुआ था भोपाल गैस इंसिडेंट। और गवर्नमेंट इसे इंसिडेंट ना करके इसे ट्रेजेडी का फॉर्म देती है अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए कि अला अरे जो हुआ है कम से कम उसके बारे में इंक्वायरी और सब तो बिठाओ, चीज़ें अच्छे से समझ में तो आए। एक आदमी यहाँ देश से भाग जाता है, नेग्लिजेंस, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कितने आम आदमी की जान गई है, हाँ? लेकिन नहीं, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, भोपाल गैस इंसिडेंट के बारे में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक मिनट। ओके, एक मिनट है। 36। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ऐसे ही यूरोप में जो है, जैसे जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो गाड़ियों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे पोल्यूशन होता है। तो जब गाड़ियों का इंजन बनाया जाता है तो उस इंजन से कितना जो कि ये पोल्यूशन होगा उसको मेजर करने के लिए यूरोप में बनाया गया था यूरो स्टैंडर्ड। यूरो स्टैंडर्ड मैं लिखता हूँ कौन सा है, छठवां यूरो स्टैंडर्ड, जिसे शॉर्टकट में जो है यूरो के नाम से जाना जाता है यूरोप में। ठीक है, यूरो स्टैंडर्ड कहेगा कि यूरो स्टैंडर्ड से क्या मतलब होता है, तो गाड़ियों से निकलने वाले जो पोल्यूशन होते हैं उसको मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे यूरो स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार उन लोगों ने जब इसका इस्तेमाल किया तो पहला आएगा यूरो 1। यूरो 1 यानी कि उस वक्त जो कार के या व्हीकल जितने भी व्हीकल्स थे उनके इंजन से, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उनके इंजन से जो धुआं निकल रहा था उस धुएं को अगर 1 किलोमीटर तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये इसका साइलेंसर है, ठीक है, साइलेंसर है गाड़ी का, और यहाँ से धुआं निकलेगा ऐसा ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे कोई फिल्टर लगा देते हैं और 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक इसे गाड़ी को चला कर लेके जाएंगे। 1 किलोमीटर तक चलने के बाद इस धुआं जो निकलेगा वो इस पर कलेक्ट होगा और उसको देखेंगे कि उस धुएं में, ठीक है, उस धुएं में कित कितने ग्राम कार्बन निकला है। ठीक है, उस धुएं में कितने ग्राम कार्बन निकला है वो मेजर करेगा किसमें, यूरो 1। यूरो 1 यानी कहेंगे कि यूरो 1 की जो गाड़ियां हैं उन लोगों ने मेजर किया और बताया क्या कि जो यूरो 1 की गाड़ियों का जो इंजन था उससे जो धुआं निकलता था वो 2.7 ग्राम कार्बन को रिलीज करता था पर किलोमीटर में। ठीक है, 2.7 ग्राम कार्बन को रिलीज करता था पर किलोमीटर में, यानी हाइड्रोकार्बन रिलीज बाई व्हीकल्स। हाइड्रोकार्बन रिलीज बाई
व्हीकल्स। ठीक है, ओके। तो फिर उन लोगों ने धीरे 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 इंजन में इम्प्रूवमेंट किए और लाते 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 यूरो 6 तक वो पहुंचे उनके, यूरो 6 तक। और जब यूरो 6 तक पहुंचे तो यूरो 6 इतना एडवांस था कि वो 0.2 ग्राम कार्बन को रिलीज करता था 1 किलोमीटर चलने पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, मेजरमेंट करने के लिए। देख, जैसे जब पहली बार इंजन बना था, ठीक है, इंजन, उस इंजन को मेजर किया गया था तो यूरो 1 नाम दिया गया था कि यूरो 1 की इंजन है ये, यूरो 1 की इंजन है। और ये इंजन जो थी वो ज़्यादा कार्बन को रिलीज करती थी, लेकिन इंजन को इम्प्रूवमेंट किया गया तो फिर आया यूरो 2 वाला इंजन, यूरो 3 वाला, यूरो 3 वाला इंजन, यूरो 4 वाला इंजन, फिर आया यूरो 6 वाला इंजन। ठीक है, जैसे भारत में चलता है BS1, BS2, BS6। अभी वही बताने वाला हूँ कि भारत स्टैंडर्ड नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? अरे BS6 की गाड़ियां, अभी जितनी भी गाड़ियां चलती हैं वो BS6 की चलती हैं। भारत स्टेज तो पता नहीं है। देख, अच्छा, अब जैसे यहाँ पर यूरोप में ऐसा हुआ तो भारत ने भी इसे कॉपी किया। ठीक है, और भारत में इसको नाम दिया गया भारत स्टेज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, रुक अभी तो रुक समझाता हूँ, भारत स्टेज, शॉर्टकट में कहते हैं BS, इंडिया में। इंडिया में, ठीक है। तो जब भारत स्टेज यानी BS1, ठीक है, BS1, BS2, BS3, इस तरीके से क्या किया गया कि भारत में भी इंजन का प्रोडक्शन किया जाने लगा, इंजन को बनाया जाने लगा। ठीक है, हाँ, तो भारत में कैसा था कि 1, 2 नहीं आया था, भारत में डायरेक्टली आया था BS3 की इंजन। ठीक है, क्योंकि उससे पहले यूरो का ही स्टैंडर्ड चला करता था। भारत में BS3 इंजन आया 2010 में, पहली बार जो डायरेक्टली आया, BS भारत स्टेज 3 का इंजन आया 2010 में। ठीक है, 2010 में। इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब देख, 2010 में जब ये आया तो उसके बाद ना ये थोड़ा ज़्यादा जो कि क्या करता था, पोल्यूशन करता था। ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा करता था। तो कोर्ट ने कहा कि BS3 की गाड़ियों को ना बंद कर दिया जाएगा। जिस गाड़ी में BS3 मॉडल का इंजन लगा हुआ है वो बंद कर दिया जाएगा। और इसका डिसीजन दिया था कोर्ट ने कब? जा करके 26 मार्च 2017 को, 26 मार्च 2017, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही थी। हाँ, पोल्यूशन ज़्यादा कर रही थी। कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट कि इस BS3 के मॉडल को बंद कर दिया जाएगा। अब कोर्ट ने 26 मार्च को ऑर्डर दिया, लेकिन ये ऑर्डर को पास होने में मतलब 2-3 महीने का टाइम था। 31 मार्च, 31 मार्च बोल रहा हूँ, 2-3 महीना कर रहा हूँ, मतलब 3-4 दिन का टाइम था। ठीक है, 3-4 दिन का टाइम था। और ये ऑर्डर जो एक्चुअली में लागू किया गया, वो लागू किया गया था 31 मार्च 2017 को। ठीक है, अब 26 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि BS3 की गाड़ियां नहीं बिकेंगी। बताओ, वो जो मैन्युफैक्चरर होंगे, जिन लोग के गैरेज में गाड़ियां पड़ी हुई है, जो बेचने वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो गाड़ियों का अचार डालेंगे। उन लोगों ने अचानक से गाड़ियों का प्राइस एकदम गिरा दिया।
जो टू व्हीलर वगैरह थे ना, जैसे अगर टू व्हीलर 50,000 में मिल रहा था ना, टू व्हीलर को कर दिया 10,000 12,000 में। 4 दिन के अंदर पूरी की पूरी गाड़ियां बिक गई। बात समझा? 4 दिन के अंदर पूरी की पूरी गाड़ियां बिक गई। और ये जो वर्डिक्ट था वो दरअसल उनके ही लिए था जो मैन्युफैक्चरर थे, जो बेचने वाले थे। और उनको लिए कहा गया था कि तुम लोग अब BS3 की गाड़ियां नहीं बेचोगे, जो चल रही हैं उन्हें चलने देंगे, लेकिन तुम लोग बेचोगे नहीं। ठीक है। इन 4 दिन में उनकी पूरी गाड़ियां बिक गई। और सरकार जब आके बोली कि गाड़ी नहीं बेचोगे, हाँ नहीं बेचेंगे, हमारे पास गाड़ी है ही नहीं, क्या बेचेंगे। सारी गाड़ियां उन लोगों ने पहले ही बेच दी। ठीक है। तो 31 मार्च 2017 को मैन्युफैक्चरर जो लास्ट डेट था BS3 के लिए, लास्ट डेट BS3 की गाड़ियों के लिए था। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इसी के बीच में क्या कर दिया, अपनी सारी गाड़ियों को बेच दिया था। ठीक है। नॉट टू सेल BS3 की गाड़ियां। इतना समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये भारत में फिर धीरे धीरे और मॉडिफिकेशन होता गया। BS3 के बाद आया BS4। BS4 को आने में बहुत टाइम लग गया। 2017 में BS4 मॉडल की जो कि ये गाड़ियां आई, व्हीकल्स आए हैं 2017 में। भारत स्टेज 4 BS4 मॉडल के जो व्हीकल्स आए वो 2017 में आए। ठीक है। और फिर उसके बाद अभी जो करंटली चल रहा है 2020 में आया BS6। BS5 नहीं आया, मॉडिफाई करके सीधा आया BS6 2020 में। और अभी की तू जो टू व्हीलर वगैरह होंगी तू देखती होगी कि वो जब चलते होंगे तो उनका आगे का हेडलाइट हमेशा जलता होगा। तूने ध्यान ध्यान देना तो वो चाहे दिन में चले रात में चले, जैसे ही गाड़ी चालू होगी ना आगे का हेडलाइट हमेशा जलते रहेगा। पहले वाले में क्या होता था कि आदमी वो हेडलाइट को बंद कर सकता था, लेकिन BS6 वाले मॉडल में वो बंद करने वाला ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो उससे तू पहचान सकती है कि वो जो गाड़ियां हैं वो BS6 मॉडल की हैं। ठीक है। देख अब मैं तेरे को बस दिखाता हूँ। वो इंजन बनाए जाते हैं भारत BS6 मॉडल व्हीकल। जैसे BS6 कार है तो उसको कहाँ गया BS5 कंप्लेंट BS6। मैं यहाँ देखता हूँ BS भारत स्टेज। ठीक है। ये देख, भारत स्टेज एमिशन कमीशन। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पोल्यूशन को कम किया जा सके उसके लिए उस तरीके की गाड़ियों का क्या करते हैं, इंजन का प्रोडक्शन करवाते हैं। बोलते हैं भाई उसमें नए नए डेवलपमेंट लाओ और जो कि कम से कम क्या हो सके, कार्बन का रिलीज हो सके व्हीकल्स के थ्रू। बात समझे? अभी तो तुझे रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, टू व्हीलर स्कूटीज है ना, उसमें बड़ा तेजी से आग पकड़ रहा है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। हाँ। तो उसके भी जो कि काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सक्सेस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लिथियम आयन किस तरीके से अनस्टेबल हो रहा है उसका एक अलग मुद्दा है, वो अलग से बता दूंगा मैं तुझे। तो इतना समझ में आया पहले? ओके। ठीक है। यूरो स्टैंडर्ड और भारत स्टेज, ये चीज़ समझ में आ गया ना?
ओके। अब एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे आसपास, देखे तुझे तो दिखाए वैसे तो नेकेड आइज से देगा नहीं, हमारे आसपास तरंगों का पूरा एक नेटवर्क है। हम मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, उससे कुछ वेव निकल रहा है, लैपटॉप चला रहे हैं, उससे कुछ वेव निकल रहा है, ठीक है, रेडियो चल रहा है, उससे कुछ वेव निकल रहा है कि नहीं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामानें हैं उनसे कुछ न कुछ वेव निकलते रहता है, ठीक है। हाँ, और इन वेव से ह्यूमन जो हेल्थ होता है ना, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए तू कहीं कहीं देखती होगी कि अगर कहीं पर ना जो मोबाइल के टावर्स हैं वो बहुत लो एल्टीट्यूड पे लगाए गए हैं, यानी कि तू देखी होगी कहीं कोई 2 मंजिला स्कूल वगैरह है उस पर मोबाइल टावर लगा देते हैं लोग। देखा है कि नहीं देखा है? मोबाइल टावर तेरे को किस बात का आइडिया है? जहाँ से सिग्नल आता है। देख, ऐसा वाला देखा होगा ना तूने, बिल्डिंग बिल्डिंग पर लगा रहता है। हाँ, तो ये अगर बहुत ह्यूमन मतलब कि इंसान के बहुत करीब रहे ना, तो इससे निकलने वाले रेडिएशन क्या करते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। और ऐसे इस रेडिएशन से होने वाले पोल्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इससे जो वेव निकलती हैं, जो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? ये मोबाइल टावर वगैरह जो होती हैं, तो इसीलिए इनके लिए एक टर्म नॉर्म्स रहता है कि भैया तुम इनको ना इतने हाइट पर लगाओगे, इनका एक पर्टिकुलर हाइट फिक्स होता है। बट वो समझते नहीं, एक कस्टमर को सर्विस देने के चक्कर में नीचे नीचे ही लगा करके चले जाते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन का इफेक्ट कहाँ आता है, तो हमारे दिमाग मेंटल प्रेशर बढ़ता है। क्या? अरे चौल ओल में भी कोई 2-3 मंजिला अगर स्कूल होता है ना कहीं आसपास में, उस पे भी लगा होता है। कि, किसी का 1-2 महिला देखेगी ना, 2 महिला होगा तो उस पे लगा देते हैं, उसको क्यों? जिसके यहाँ लगाते हैं उसको पैसा मिलता है। और उस गधे को ये नहीं मालूम कि उसके नीचे रह रहा है, वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे 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 वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये दिमाग पर। ये समझ में आया? ओके। ठीक है। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी ख़त्म कर लेता हूँ। थोड़ा लेट होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। देख, उसके बाद आता है बायोकेमिकल पोल्यूशन। बायोकेमिकल पोल्यूशन, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें लैब में बनाया गया हो और उन्हें अगर दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उससे होने वाली बीमारियां पोल्यूशन कहलाती हैं। जैसे कोरोना। कोरोना क्या है? एक बायोकेमिकल पोल्यूशन है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड या क्रिएटेड इन लैब। इन लैब वो क्या हो सकती है? वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकती है। बैक्टीरिया कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हमें लिखना रहेगा तो
कोरोना क्या है? बायोकेमिकल पॉल्यूशन है। ठीक है। किसी के घर में अगर चेचक होता है तो वो चेचक बड़ी तेजी से फैल जाता है, घर में सबको हो जाने के चांसेस रहता है। और जब चेचक की दवा नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं थी, तो चेचक की वजह से लाखों लाखों लोगों की मौत हो जाती थी, है ना। तो वो क्या है? स्मॉल पॉक्स, चेचक, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया बोल रहा हूँ, ये जो स्मॉल चिकन पॉक्स, ये क्या है? बायोकेमिकल पॉल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद एक ना एंथ्रॉक्स नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है। एंथ्रॉक्स, हाँ। वो ऐसा होता है ना कि पाउडर के फॉर्म में एकदम, अगर जैसे किसी को ना पहले रसिया वसिया में या जो दूसरे बड़े कंट्री होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता था, किसी प्रेसिडेंट को मारना है किसी देश के, तो उसके नाम का एक लेटर भेजते थे, और लेटर के अंदर वो एंथ्रॉक्स जो कि क्या रहता था, ये बैक्टीरिया रहता था। तो बैक्टीरिया तो आंखों से दिखेगा नहीं, जैसे ही ये लेटर खोलते थे आदमी की मौत हो जाती थी। ठीक है। इसीलिए अगर किसी देश के प्रेसिडेंट के लिए कोई लेटर आता है ना, तो उसको प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं खोलते हैं, किसी दूसरे इंसान, उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर रहेगा या जो भी गार्ड रहेगा वो ओपन करता है। हाँ। हाँ, तो प्रेसिडेंट और क्या, वो जो प्रेसिडेंट के, तुझे क्या लगता है प्रेसिडेंट को ऐसे ही खाना भेज दिया जाता है? उनका खाना चेक होता है। प्रेसिडेंट का खाना चेक होता है, उसके बाद जाता है। अरे घर में ही बनता होगा, लेकिन फिर भी उसको टेस्टिंग किया जाता है, खास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्री ना, जैसे यूएसए वगैरह हो गए, रसिया वगैरह हो गए, यहाँ पर तो जान जाने का खतरा इतना बड़ा रहता है को बिना टेस्टिंग कोई चीज़ करते ही नहीं है। तूने देखा होगा कि जब पुतिन के साथ कुछ ये गए थे, यहाँ फ्रांस का जो था प्रेसिडेंट था, वो गया था मिलने, तो पुतिन और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में इतना गैप रखा हुआ था। ठीक है। क्यों? किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो लोग ना अपना ये कोरोना का टेस्ट नहीं करवाते हैं, वहां पर सूसू करना रहता ना, सूसू वो वहां के टॉयलेट में नहीं करते हैं, उनका खुद का जो रहेगा एनवायर वो लेकर के जाएगा। क्यों पता है? कि इस इंसान जो गया है ना, इसके बॉडी का एक भी चीज, एक भी डीएनए दूसरे कंट्री के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इससे इससे ना इसका इस्तेमाल करके वो लोग उस पर्टिकुलर इंसान को टारगेट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो वही चीज़ टेक्नोलॉजी की होने की वजह से उसका मिसयूज बहुत किया जाता है। ठीक है। तो वो सब किस में आता है? सब बायोकेमिकल पॉल्यूशन में ही आता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिससे लोगों की मौत हुई थी भोपाल गैस में, क्या था? बायोकेमिकल पॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक बार ना यूएसए में था कि नहीं, नहीं स्पेन में था। स्पेन में लोगों ने आलू की खेती की थी, और स्पेन के पूरे लोगों ने आलू ही आलू लगाया था। ठीक है। आलू आलू। और वहां पर एक ऐसा डिजीज फैला जो सिर्फ आलू की खेती को ही इम्पैक्ट कर रहा था, और स्पेन में लगे सारे आलू की खेती खत्म हो गई, जड़ गई, स्पेन में भूखमरी आ गई थी। मैं बता रहा हूँ कि ये जिसकी वजह से हुआ उसे कहते हैं जीन होमोजेनिटी। जीन होमोजेनिटी यानी कभी भी एक ही तरीके के प्लांट मत लगाओ, एक ही तरीके के प्लांट मत लगाओ, कि अगर कोई ऐसा डिजीज आएगा जिसे एक ही खास तौर के जीन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उससे रिलेटेड सारे लोग की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। यानी किसी का अगर जीन मिल गया, किसी का डीएनए मिल गया, तो उससे हम उस पर्टिकुलर इंसान को ख़त्म कर सकते हैं। कोई ऐसा गैस बना दे जो सिर्फ उसके जीन को ही अफेक्ट करेगा, वहाँ पर जो लोग हैं, जैसे 10-20 लोग हैं, और वहाँ पर भी वो पर्टिकुलर इंसान है जिसे तू मारना चाहती है, गैस छोड़, सबको कुछ नहीं होगा लेकिन वो इंसान मर जाएगा।
बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सब के सब क्या है, ये बायोकेमिकल पोल्यूशन कहलाते हैं। समझ में आया? फिर लास्ट आता है एटॉमिक या न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या है? एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, है ना? हाँ, तो इससे होने वाले जो भी रेडिएशन निकलता है उसे हम लोग न्यूक्लियर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कहेगा कि न्यूक्लियर पोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, तो ये न्यूक्लियर पोल्यूशन का एग्जाम्पल आज भी लोग भुगतते हैं जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी। एटम बम, एटम बम, जापान, हिरोशिमा, नागासाकी। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध इसी के साथ समाप्त हुआ। और जो कि इसका जो गिरा था, ये इसका नाम था लिटिल बॉय, और ये जो था ये था फैट मैन। फैट मैन, है ना? ठीक है, अब देख क्या होता है कि इसी तरीके से दूसरा क्या हो सकता है, अगर कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भड़क गया यानी विस्फोट हो गया, तो इससे भी जो रेडिएशन फैलेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर पोल्यूशन ही में आएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ रहता है, अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया तो इससे जो रेडिएशन फैलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रेडिएशन ही कहलाएगा, न्यूक्लियर पोल्यूशन, है ना? तो ऐसे इंसिडेंट दो जगह तुझे देखने को मिलते हैं, एक यूक्रेन में चेर्नोबिल 1986 में, और दूसरा जापान में 2011 में फुकुशिमा, है ना? तो ये हुआ था यूक्रेन, यूक्रेन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो कब हुआ था, उस जगह का नाम रखा था चेर्नोबिल 1986 में, ठीक है? और जापान फुकुशिमा 2011 में, ठीक है? इनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो क्या कर गए थे, एक्सप्लोड कर गए थे। चेर्नोबिल का तो पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गया था, और फुकुशिमा जो था वहाँ पर अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामी, मतलब कि सुनामी आया कहाँ, अर्थक्वेक आया कहाँ पे, समुंदर में, और वो इतना अधिक तगड़ा था कि जहाँ पर ये रिएक्टर बना हुआ था उस रिएक्टर में न्यूक्लियर को इसको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा कि जो न्यूक्लियर होता है ना, एलिमेंट होता है, उससे निकलने वाले हीट को कम कर, अच्छा हाँ तूने वो देखा है ना, ये वाला अपना अप्सरा, अप्सरा, देख अप्सरा में वो क्या करते हैं, ऊपर से पानी भरते हैं पूरा, हाँ, और नीचे उसके यूरेनियम रहता है, बस। अरे तो उसमें वो देखा रहा है ना, वो पानी में कूद कर जाते हैं अंदर से वो इंजन चालू करने के लिए। हाँ, तो वो पानी किस लिए रहता है कि उससे निकलने वाला जो हीट रहेगा ना उसे ठंडा कर सके, ठीक है? और वही अगर नीचे से वो जो जिसमें वो यूरेनियम रखा था, अगर वही क्रैक हो जाता या किसी तरीके से फूट जाता तो उसके रेडिएशन सारा का सारा पानी में मिल जाता, और पानी भी सारा क्या हो जाता, रेडियो एक्टिव हो जाता।
और फुकुशिमा के साथ यही हुआ था कि जो उस प्लांट में पानी भरा हुआ था ना, पानी, वो पानी में वहाँ का जो यूरेनियम था वो मिल गया था, उसका रेडिएशन मिल गया था, और वो पानी रिलीज होकर के आसपास के समुंदर में चला गया। तो आसपास का जो सी था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया था। ठीक है, और इसकी वजह से तुझे पता है इतना खतरनाक होता है रेडिएशन कि सांस लेगी, सांस के थ्रू चला जाएगा, तेरा फेफड़ा सड़ जाएगा, 2-3 घंटे बाद वाय वाय करके मर जाएगी। ठीक है, तो इससे बचने का क्या उपाय होता है कि पहली बात, तो जब कभी भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो होता है या एटॉमिक बम का कहीं पर विस्फोट होता है, तो वहाँ के रेडिएशन को हटाने के लिए बोरिक एसिड को छिड़का जाता है। हाँ, बोरिक एसिड को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, स्प्रे। अगर बोरिक एसिड नहीं है तो आसपास जहाँ भी पावर प्लांट रहता है उसके आसपास के मेडिकल स्टोर पे एक दवा मिलती है, पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट को खा लेना चाहिए, ये तुम्हें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। बात समझे, आयोडाइड। हाँ, ऐसे नॉर्मल हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पर ऐसे रिएक्टर्स होंगे उसके आसपास के जो मेडिकल स्टोर रहेंगे वहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, और अगर ये सब नहीं है तो एक कमरा लो, कमरे को पूरी तरीके से लॉक करो, 4-5 रजाई वगैरह लो, उसके अंदर घुस जाओ, रजाई को पानी वगैरह से भिगो दो, आसपास प्याज हो तो प्याज वगैरह रख लो, और 1 हफ्ते तक रजाई के बाहर मत निकलो जब तक बाहर बोरिक एसिड का पूरी तरीके से छिड़काव ना हो जाए। बात समझना। तो ये दो चीज़ें क्या करती हैं, बोरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड हमें रेडिएशन से बचाती हैं। रेडिएशन, ठीक है, ओके। और इसी के साथ हमारा जो बायो है वो बायो पूरी तरीके से ख़त्म होता है।